वियतनाम की हिस्ट्री में हम आगे देख रहे थे कैसे हाइजीन, डिजीज़ और एवरीडे रेजिस्टेंस मिले हुए थे। तो जो फ्रेंच थे वो हर एस्पेक्ट ऑफ वियतनाम की लाइफ को अफेक्ट कर रहे थे। और इसी दौरान प्लेग फैल गया हनोई में। आइडिया ये था कि वो फ्रेंच अपने हिसाब से रीबिल्ड करना चाहते थे हनोई को, और इसी के चलते उन्होंने एक मॉडर्न सिटी जो फ्रेंच पार्ट के अंदर बहुत सुंदर और वेल लेड आउट सीवर सिस्टम के साथ, सीवर यानी गटर सिस्टम के साथ बना होगा, उसको बनाया। और जो नेटिव पार्ट था वो, उसके अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। और इसी के दौरान 1903 में बुबोनिक प्लेग फैल गया, एक तरह का बहुत खतरनाक प्लेग फैल गया हनोई के अंदर। और प्रॉब्लम ये आई कि जो ये सीवर सिस्टम था, जो अदरवाइज हेल्प करना चाहिए था उस सिटी को, वो ओवरफ्लो करने लग गया जो नेटिव पार्ट था उसके अंदर, और सारा गंद कचरा उनकी स्ट्रीट से होता हुआ जाता था। तो एक तो ये हेल्थ हैजर्ड बन गया, और दूसरा ये इंसल्टिंग भी था जो नेटिव्स थे उनके लिए। और इससे भी प्लेग फैलने बढ़ गया। यही सीवर सिस्टम रैट्स के लिए बड़े पॉपुलर हो गए, और वहाँ बहुत सारे 20,000 से ज़्यादा रैट्स यानी चूहे फैल गए। फ्रेंच गवर्नमेंट ने वियतनामीज़ वर्कर को हायर किया कि वो रैट्स को पकड़ेंगे, और उन्होंने इसी तरह बहुत सारे रैट्स पकड़े। 20,000 तो उन्होंने सिर्फ पकड़े, नंबर ऑफ रैट्स तो बहुत ज़्यादा था। लेकिन दिक्कत होने लगी इस आइडिया में। एक तो जो फ्रेंच, जो ये वियतनामीज़ वर्कर थे, ये इन्होंने कलेक्टिव बार्गेनिंग सीख ली। कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब कि ये एक साथ होके नेगोशिएट करते थे कि हम सारे के सारे काम ही नहीं करेंगे जब तक आप हमें इतना पैसा नहीं दोगे। दूसरा था कि जो पैसे मिलते थे वो रैट की टेल को दे के मिलते थे। तो इन्होंने वो पूरी टेल काटने की जगह आधी आधी काट के 2 बार पैसे लेने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने तो रैट्स की ब्रीडिंग शुरू कर दी, अपने घर में ही पैदा करके बड़े कर लेते थे वो रैट्स, और फिर जाके उन्हें अथॉरिटीज़ को बेच देते थे। तो ये सारे तरीके जो थे, ये फ्रेंच को नुकसान पहुंचाया। एक तो उनको मॉडर्न सिटी नहीं बना पाए वो, दूसरा प्लेग की वजह से फ्रेंच अनपॉपुलर हो गए, और कोई नामो निशान नहीं था रैट्स जैसे मेनेस को हनोई से ख़त्म करने का, और इसके लिए भी उनके तरीके जो थे वो फेल हो गए। आगे देखते हैं रिलीजन और एंटी कॉलोनियलिज्म कैसे जुड़े हुए थे। जो वियतनाम को जब फ्रेंच ने ऑक्यूपाई किया, तो वो सोशल और कल्चरल लाइफ पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालना चाहते थे, और इसी के अंदर रिलीजन ने एक रास्ता दिखाया रेजिस्टेंस का। तब तक वियतनाम के अंदर जो रिलीजन थे वो मिक्सचर ऑफ बुद्धिज़्म, कन्फ्यूशियसिज्म एंड लोकल प्रैक्टिसेस थी। कन्फ्यूशियस खुद एक चाइनीज़ थिंकर था जो आज से जो करीब 550 से 480 बीसी के अंदर चाइना में रहता था, और वो गुड कंडक्ट, प्रैक्टिकल विजडम और प्रॉपर सोशल रिलेशनशिप, अपने माँ बाप के साथ आप कैसे बिहेव करो, दोस्तों के साथ कैसे बिहेव करो, इसके ऊपर उसने बहुत कुछ लिखा था। 18th सेंचुरी यानी 1700 से रिलीजियस मूवमेंट्स जो वेस्टर्न प्रेजेंस थी उसके प्रति हॉस्टाइल थे या गुस्सा रखते थे, और जो स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी थी उसके अंदर एक उसके खिलाफ स्कॉलर्स रिवोल्ट करके एक रिवोल्ट हुआ था 1868 के अंदर, जो कि एक जनरल अपराइजिंग है। ये तस्वीर भी एक कैथोलिक प्रीस्ट फादर बोरोई को एग्जीक्यूट यानी मारने की सज़ा चलाते हुए की है। 1868 के आसपास होगी शायद। जो प्रोविंसेस जिसके अंदर ये कैथोलिक्स को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा वो थे गुआन और हातीन। जो कैथोलिक मिशनरीज थे वो काफ़ी कामयाब थे कन्वर्ट्स को के
साथ, यानी जो लोकल पॉपुलेशन को क्रिश्चियनिटी में तब्दील करने में अर्ली 17th सेंचुरी से, यानी 1600 से, और उन्होंने करीब 3 लाख लोगों को कन्वर्ट कर लिया था। ये सब भी जो था, जब इन्होंने, हालांकि जो ये सारी कैथोलिक्स के खिलाफ मूवमेंट थी उसे फ्रेंच ने मार गिराया या उसको काफ़ी तहस नहस किया, लेकिन ये रिलीजियस मूवमेंट ने और पेट्रियट्स को इंस्पायर किया। जो एलीट थे, या एलीट यानी सबसे अमीर लोग वियतनाम के, वो तो चाइनीज़ और कॉन्फ्यूशियस रिलीजन को पढ़ते थे, और पर जो पेजेंट्री यानी जो कॉमन मैन थे, रिक्शा चलाने वाले और उस तरह के लोग, वो सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे। सिंक्रेटिक ट्रेडिशन में बुद्धिज़्म और लोकल बिलीफ्स का कॉम्बिनेशन होता था। ऐसी एक मूवमेंट जिसको हम देखेंगे वो हाओ मूवमेंट थी, जो करीब 1939 में ज़्यादा पॉपुलर हुई। जो मेकोंग जो इनकी रिवर है उसके डेल्टा, यानी जब वो समुद्र से मिलने लगती है रिवर, उस एरिया के अंदर ज़्यादा फैली, और ये एंटी फ्रेंच अपराइजिंग के तौर पे थी, जो फ्रांस के खिलाफ पॉपुलर आइडियाज़ को बोलती थी। जो फाउंडर था हुआ हाओ का, वो था, उसका नाम था ह्यून फूसुओ। ये गरीबों की मदद करता था, और जो सोशल इवल जैसे सेल ऑफ चाइल्ड ब्राइड्स और गैम्बलिंग और अल्कोहल और ओपियम के खिलाफ लोगों को कन्विंस करता था। फ्रेंच ने इसको पागल करार दे के एक असाइलम में रखा, लेकिन जो डॉक्टर थे वो इसके फॉलोअर बनते चले जाते थे, और अल्टीमेटली 1941 में जो फ्रेंच डॉक्टर्स थे उन्होंने भी इसे सेन यानी मेंटली ओके डिक्लेयर किया। फिर इसे एग्जाइल कर दिया गया लाओस के अंदर। जो इसके फॉलोअर थे उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया मरने के लिए। जो नेशनल मूवमेंट्स थी और जो इस तरह की, यानी जो मेन स्ट्रीम नेशनलिज्म जो थी वो तो पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं, उनका एक कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप, यानी समझना मुश्किल हो जैसे रिलेशनशिप को, वैसा रिलेशनशिप था इस तरह की मूवमेंट्स के साथ, हुआ हाओ जैसी। क्योंकि हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस तरह की मूवमेंट से सपोर्ट मिलती थी, लेकिन इनकी एक्टिविटीज़ को क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे, इसलिए उनके लिए एक मुश्किल थी इन मूवमेंट्स को पूरी तरह अपनाना। मगर हर हाल में ऐसी मूवमेंट्स ने एंटी इम्पीरियलिस्ट यानी एंटी फ्रेंच सेंटिमेंट को बहुत बढ़ावा दिया, और इसलिए इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता।